हे गाइस, मैं हूँ आपके साथ सचिन मेवाड़ और आज हम पढ़ने वाले हैं आधुनिक विश्व के इतिहास के बारे में, जिसमें हमने जो है पिछली 2 वीडियो में लगातार मराठा संघ के बारे में चर्चा कर रहे थे और हमने मराठा संघ में पेशवाओं को पढ़ा था, छत्रपति जो थे उनको पढ़ा था और उसी संदर्भ में हमने प्रत्येक पेशवा के बारे में लगातार संक्षेप में व्याख्यात्मक रूप में वर्णन कर रहे थे। और आज उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए हम जो है इस वीडियो के माध्यम से चर्चा करेंगे नए पेशवा के बारे में। देखिए, आज जो हम चर्चा करने वाले हैं वो करने वाले हैं पेशवा बाजीराव फर्स्ट के बारे में। ठीक है, तो नोट डाउन करना, पेशवा बाजीराव, ठीक है, फर्स्ट क्या प्रथम। इनका शासनकाल मैंने बता ही दिया था 1720 से लेके 40 तक। तो 1720 से 40 तक जो है ये पेशवा के पद पर होते हैं और इनके समय पर महत्वपूर्ण घटनाएं जो हैं वो घटित होती हैं। तो कौन कौन सी महत्वपूर्ण घटनाएं इनके समय पर घटित होती हैं वो देखिए। सबसे पहले तो इन्होंने क्या किया, जो मुगल थे उनके प्रति जो अपनी नीति थी उसको स्पष्ट करते हैं ये। ठीक है, तो नोट डाउन कीजिए, इन्होंने मुगलों के प्रति अपनी नीतियां स्पष्ट की। ठीक है, तो इन्होंने क्या किया, मुगलों के प्रति जो अपनी नीतियां थी उनको स्पष्ट किया और कहा कि क्या कहा था, इन्होंने कहा था कि एक झज्जर वृक्ष की के तने पर प्रहार किया जाए। एक झज्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, शाखाएं स्वयं गिर जाएंगी। ठीक है, तो ये बात इनके द्वारा कही गई थी। क्या कही गई थी कि एक झज्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, शाखाएं जो हैं वो अपने आप गिर जाएंगी। किसके द्वारा? तो बाजीराव के द्वारा ये बातें बोली जाती हैं। ये जो बातें थी वो मुगल सल्तनत के बारे में बातें हो रही थी, क्योंकि मुगल सल्तनत जो थी इनके समय काफ़ी कमजोर पड़ चुकी थी, क्योंकि इधर 1707 के बाद जो औरंगजेब होता है उसकी मृत्यु हो जाती है और औरंगजेब की मृत्यु के बाद जो उसके नालायक उत्तराधिकारी होते हैं वो शासन प्रबंध को नहीं संभाल पाते। इसीलिए ये सारी बातें मुगलों के बारे में ये कहते हैं। अब देखिए आगे देखिए, इन्होंने नीति स्पष्ट की थी, एक झज्जर वृक्ष के तने पर प्रहार किया जाए, शाखाएं अपने आप गिर जाएंगी। और इन्होंने कहा था कि जो मराठाओं का झंडा है वो सिंधु नदी से लेकर और कृष्णा नदी के बीच तक फहराना चाहिए। ठीक है, इतना बड़ा साम्राज्य होना चाहिए मराठाओं का कि कृष्णा नदी और सिंधु नदी के बीच का पूरा क्षेत्र किसका हो, मराठाओं का हो। ये बात इन्होंने बोली थी। तो लिखिए, इन्होंने विशाल साम्राज्य की, इन्होंने विशाल
साम्राज्य की अवधारणा दी, परिकल्पना थी इनकी, बट विशाल साम्राज्य की। ठीक है, सबसे पहले परिकल्पना करेगा इंसान, उसी के बाद तो उसको विस्तार में लाएगा। तो इन्होंने विशाल साम्राज्य की परिकल्पना की। ठीक है, परिकल्पना की और कहा कि क्या कहा, देखिए, और कहा कि मराठाओं का साम्राज्य, किनका? मराठाओं का साम्राज्य कृष्णा नदी से लेकर, कृष्णा नदी दक्षिण में और बात करें उत्तर की, से लेकर सिंधु नदी के मध्य तक, ठीक है, मध्य तक फैला हुआ होना चाहिए। तो ये बातें बोली थी किसके द्वारा? बाजीराव के द्वारा ये बातें बोली जाती हैं कि जो मराठाओं का साम्राज्य है वो कृष्णा नदी से लेकर कहां तक फैला हो? सिंधु नदी के मध्य में फैला हो। इतना बड़ा विशाल साम्राज्य होना चाहिए और इसके बीच में मराठाओं की ध्वजा फहरानी चाहिए। तो ये बात उन्होंने बोली थी। तो उम्मीद है नोट डाउन कर ली होगी, नहीं की तो पुश करके कर लेना चाहिए। अब देखिए आगे क्या क्या होता है। युद्ध होता है और युद्ध का परिणाम क्या होता है और उसके बाद क्या होता है, ये सारी चीजें देखनी है। देखिए, साम्राज्य की परिकल्पना इन्होंने कर ली, तो स्वाभाविक है उस परिकल्पना को वास्तविकता में लाने के लिए कोई ना कोई तो प्रयास किया जाएगा, और जब प्रयास किया जाएगा तो वो सारी चीजें धरातल पर आएंगी, और धरातल पर चीजें लाने के लिए संघर्ष करना अनिवार्य है, और जब संघर्ष होगा तो क्या होगा? युद्ध होगा। अब देखिए आगे क्या होता है। तीसरी जो महत्वपूर्ण बातें जो थी इनकी, तीसरी महत्वपूर्ण बात जो है वो ये थी कि शिवाजी के बाद में यही एकमात्र ऐसे शासक हुए थे जो गोरिल्ला युद्ध पद्धति में क्या थे? माहिर थे। किसमें? गोरिल्ला युद्ध पद्धति में माहिर होते हैं। तो ये भी नोट डाउन कीजिए कि शिवाजी के बाद गोरिल्ला युद्ध में सबसे माहिर थे। ठीक है, सबसे माहिर थे। तो गोरिल्ला युद्ध में सबसे माहिर थे किसके बाद? शिवाजी के बाद। कौन? बाजीराव। ये काफी अच्छे और काफी नजदीकी से गोरिल्ला युद्ध को जानते थे और उसके हानि और नुकसान से भी परिचित थे कि गोरिल्ला युद्ध कितना अच्छा लाभदायक होता है। अचानक आक्रमण करना, ठीक है, कोई सेना जा रही है, छुपे बैठे हो, वो लोग आराम से मस्त गाने गाते जा रहे हैं और अचानक से क्या हो जाए, उनके ऊपर धावा बोल दिया जाए, और उसका भी समय फिक्स होता था। ऐसा नहीं कि उनसे लड़ते ही रहो, क्योंकि वो एक विशाल सेना होती थी। वो जब तक इकट्ठी हो, जब तक आए, जब तक संभले, उससे पहले भाग लो। ठीक है, तो ये सारी चीजें गोरिल्ला पद्धति की होती थी, और शिवाजी ने भी बहुत कुछ किया था इस करने के लिए। मुगलों की नाक में दम करके रख दिया था, हालत खराब कर दी थी उन्होंने मुसलमानों की। तो इसीलिए ये अपनाते हैं इसी युद्ध पद्धति को शिवाजी के बाद में। ठीक, आगे देखो, आगे देखिए। इन्होंने जो है एक नया प्रचलन चलाया, एक नया नारा दिया, और वो नारा जो था वो था हिंदू पदशाही। क्या नारा था? हिंदू पदशाही। ठीक है, हिंदुओं को जो हिंदू पदशाही का दिया था, प्राथमिकता दी जाए, ठीक है, हर काम में। आगे देखिए, इन्होंने क्या किया था?
बुंदेलखंड के शासक थे। कहाँ के शासक की बात कर रहे हैं हम? बुंदेलखंड के शासक थे। नाम क्या था याद नहीं है, बाद में बता देंगे। नाम था छत्रसाल। क्या नाम था? छत्रसाल उनका नाम था। तो छत्रसाल जो है उनको इन्होंने मदद उपलब्ध कराई थी। क्या कराई थी? अपनी जो मदद है वो उपलब्ध कराई थी छत्रसाल के लिए, और छत्रसाल को जीतने में मदद की थी। जैसे क्या जीतने में मदद की थी? झांसी। ठीक है, झांसी जैसे उसके आसपास के प्रमुख शहर थे उनको जीतने में मदद दिलवाई थी। किसने? बाजीराव ने। और इसी संक्षेप में, इसी कारण से, इसी के लिए उनको कौन मिलती है? कौन मिलती है? कौन मिलती है? मस्तानी। कौन? मस्तानी मिलती है। ठीक है, मूवी देखी होगी तुमने बड़े आराम से, बाजीराव मस्तानी। तो वो इसी स्टोरी पर क्या है? आधारित है। यही सब कुछ उस फिल्म में भी दिखाया गया है। इसलिए इस पाठ्यक्रम को समझने के लिए आप लोगों को क्या करना है? मूवी भी देख लेनी है, बहुत कुछ समझ में आ जाएगा, कुछ सब कुछ क्लियर हो जाएगा। मूवी देख लोगे तो फिर कंफ्यूजन ही रहेगा, कौन पेशवा कौन छत्रपति, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो लिखिए इसमें उन्होंने बुंदेलखंड, ठीक है, बुंदेलखंड के शासक छत्रसाल, बुंदेलखंड के शासक कौन थे? छत्रसाल की मदद की एवं उनको सैनिक सहायता, उनको सैनिक सहायता उपलब्ध कराई। क्या कराई? उपलब्ध, सैनिक सहायता उपलब्ध कराई। ठीक है, क्या उपलब्ध कराई थी? सैनिक सहायता उपलब्ध करवाई थी। उसके बाद इन्होंने मस्तानी, कौन? मस्तानी से विवाह किया। ठीक है, क्या किया? विवाह किया। ठीक है, एक प्रकार से उनको लेके आ जाते हैं। अब देखिए, जैसे ही मस्तानी को ये लेकर आ जाते हैं तो आप लोगों को मालूम होना चाहिए था इनको मराठे जो हैं वो क्या नहीं करते? स्वीकार नहीं करते। मराठे कहते हैं कि भैया ये नहीं चलेगी, किसी को भी लेके आ जाओ, हिंदुओं में किसी को भी लेके आ जाओ चलेगा, लेकिन मस्तानी जो है वो नहीं चलेगी। ये हट जाते हैं कि भाई ये तो रहेगी, यही रहेगी। ठीक है, इसके लिए अलग महल बनवा देंगे, हम आदेश कर देंगे, लेकिन ये हमारे साथ ही रहेगी। और इनके साथ ये रहती है। और बताते हैं कि जो मराठे थे, इनके जो परिवार के लोग थे, जो नाना साहेब थे, बहुत सारे लोग थे, इनकी जो माता थी, कोई भी नहीं चाहता था कि मस्तानी जो है वो रहे। और बहुत सारे षड्यंत्रों के द्वारा इनको दूर करने का प्रयास किया जाता है। और इसी क्रम में, इसी चीज को लेकर बाद में इनको बंदी भी बना लिया जाता है। और जब इस बात का पता लगता है किसको? बाजीराव को, तो बताते हैं कि वो मर जाते हैं, बीमार पड़ जाते हैं। ठीक है, तो ये इनकी प्रेम कथा का थोड़ा सा अंश था। ये आपको नोट डाउन करना है। आगे देखिए, आगे क्या हुआ था। इनके बाद में क्या होता है वो देखिए। ये हो गया, चलिए अब देखिए आगे कौन आते हैं। बालाजी बाजीराव। ठीक है, कौन? बालाजी बाजीराव।
बालाजी बाजीराव। बालाजी बाजीराव का कार्यकाल कब से कब तक होता है? 1740 से 61 के मध्य तक होता है। अब देखिए बालाजी बाजीराव को किस नाम से ज्यादा जाना जाता है? तो वो नाम है नाना साहेब। क्या नाम है? नाना साहेब है। नाना साहेब के नाम से इनको ज्यादा जाना जाता है। देखिए इनके समय पर क्या होता है? इनके समय पर साहू की मृत्यु हो जाती है। साहू की मृत्यु हो जाती है, जो कि क्या थे? जो कि क्षत्रिय थे। क्या थे? जो क्षत्रिय थे। अब देखिए होता यूं है कि जब क्षत्रिय की ही मृत्यु हो गई तो फिर कौन नया क्षत्रिय बने? काफी दिन तक इस पर क्या चलती रही? माथापच्ची चलती रही कि आखिर में अगला छत्रपति किसको नियुक्त किया जाए, किसको बनाया जाए। ठीक है। और इनके बाद में जो छत्रपति बनाया जाता है वो बनाया जाता है राजा राम सेकंड को। किसको बनाया जाता है? राजा राम सेकंड को क्या बनाया जाता है? अगला छत्रपति नियुक्त किया जाता है। चलिए ठीक है, उनको अगला छत्रपति नियुक्त कर दिया गया, कोई समस्या नहीं। लेकिन नाना साहेब जो थे वो सारी शक्तियों को अपने अधीन रखना चाहते थे, अपने नियंत्रण में रखना चाहते थे और स्वयं जो हैं वो एक शक्ति के केंद्र के रूप में मराठाओं में विजित होना चाहते थे, उदित होना चाहते थे। ठीक है। इसी संदर्भ में, इसी चर्चा में, इसी के लिए आगे जाकर एक संधि होती है और उस संधि का नाम है सांडोला की संधि। ठीक है। तो ये संधि सांडोला की संधि होती है। किस किस के बीच में होती है? राजा राम द्वितीय और नाना साहेब के बीच में होती है। और इसमें क्या बातें होती हैं वो तुमको बताऊंगा, लेकिन संधि का टाइम लिख लीजिए। 1750 में जाके ये संधि होती है। इस संधि के द्वारा सीधी सी बात ये थी कि छत्रपति की जो शक्तियां थी, जो अधिकार थे, यानी कि छत्रपति पेशवा को, ठीक है, छत्रपति पेशवा को संपूर्ण अधिकार क्या करता है? प्रदान कर देता है। प्रदान कर देता है। या फिर ऐसे बोल सकते हो कि नाना साहेब संपूर्ण जो अधिकार होते हैं वो प्राप्त कर लेते हैं, जो कि एक पेशवा के लिए जरूरी थे। ठीक है। अब देखिए इस संधि के हो जाने के बाद जो नाना साहेब थे बिल्कुल शक्ति संपन्न व्यक्ति बन गए। ठीक है। और मराठों का नया केंद्र क्या बन गया? शक्ति का केंद्र पूना बन गया। ठीक है, दिख रहा है ना यहाँ से? तो मराठाओं के शक्ति का नया केंद्र क्या बन गया? शक्ति का नया केंद्र बिंदु। ठीक है, नया केंद्र बिंदु पूना बन गया। क्या बन गया? पूना बन गया। तो क्या बन गया? पूना बन गया शक्ति का केंद्र। अब मराठे जो थे उनकी शक्ति के केंद्र में पूना बन गया। नाना साहब ने क्या बना दिया? पूना को शक्ति का केंद्र बनाते, क्योंकि अब शक्ति ही उन्हीं के पास थी पूरी मराठाओं को लेकर। अब देखिए आगे क्या होता है? युद्ध होता है। अब होगा युद्ध। कौन सा युद्ध होगा? कौन सा होगा? पानीपत का। पानीपत का कौन सा? पहला, दूसरा या तीसरा? बताओ कौन सा होगा? पहला होगा, दूसरा होगा, तीसरा होगा?
तो 1761 में क्या होता है? युद्ध होता है। कौन सा युद्ध होता है? पानीपत का तीसरा युद्ध होता है। ठीक है, पानीपत का तीसरा युद्ध होता है अफगानों और मराठों के बीच में। और इसी बात को मैं पूछ रहा था अभी तुमसे कि कब होता है, कहाँ होता है और कौन सा होता है। अब देखिए 1761 में मराठा शक्ति अपने चरम पर थी। इधर एक नई शक्ति उभर हो रही थी, उधर मराठा जो थे वो भी पावर में थे। अब संघर्ष इस बात का होना था कि आखिर सत्ता में आएगा कौन और कौन बनेगा राजा और कौन नहीं बनेगा। ये सारी बातें इस युद्ध के लिए काफी महत्वपूर्ण थी और इन सारी चीजों का हल भी युद्ध के माध्यम से ही निकाला जा सकता था। अब देखिए यहां पर बहुत सारी, देखिए मूवी भी आई थी जिसके ऊपर विवाद हुआ था। ठीक है, तो वो भी मूवी देख लेना, उससे तुम्हारा पानीपत क्लियर हो जाएगा। बाजीराव और मस्तानी से मस्तानी वाला टॉपिक क्लियर हो जाएगा। टॉपिक क्लियर करने के कई रास्ते हैं, हम तो हैं। ठीक है, अब देखिए जिम्मेदारी दो लोगों के कंधे पर थी। जिम्मेदारी दो लोगों के कंधे पर थी। एक जो जिम्मेदारी थी अफगानों की ओर से, ठीक है, अफगानों की ओर से कौन? अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली नेतृत्व कर रहे थे। और इधर से कौन नेतृत्व कर रहे थे? नाना साहब नहीं, नाना साहब नेतृत्व नहीं कर रहे थे। नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव भाव। कौन नेतृत्व कर रहे थे? सदाशिव। तो यहां लिखते हैं मराठों की ओर से मराठों की ओर से नेतृत्व सदाशिव राव भाव। ठीक है, तो कौन नेतृत्व कर रहे थे? इधर अफगानों की ओर से नेतृत्व कर रहे थे अहमद शाह अब्दाली और इधर से नेतृत्व कर रहे थे सदाशिव राव भाव। ठीक है, अब देखिए क्या होता है, युद्ध होता है। युद्ध का परिणाम क्या होता है ये भी आपको देख लेना है। ये भी क्या कर लेना है, आपको देख लेना है। सदाशिव राव भाव। अब देखिए यहां पर होता है निर्णायक युद्ध पानीपत के मैदान में। किसमें? पानीपत के मैदान में। कब होता है? 1761 में होता है। अहमद शाह अब्दाली की सेना मैदान में आ जाती है और इधर से सेना किसकी आ जाती है? सदाशिव राव मराठाओं की सेना का नेतृत्व करने के लिए पहुंच जाता है। ठीक है, युद्ध हुआ, धुआंधार हुआ, चारों तरफ धुआं धुआं हुआ और युद्ध में पलड़ा जो भारी हुआ वो अफगानों का हुआ। तो शायरी जैसा बन गया ना, युद्ध हुआ, युद्ध में धुआं धुआं हुआ, ठीक है, और युद्ध में पलड़ा भारी हुआ, वो किसका हुआ? अफगानों का हुआ। तो अफगानों में अहमद शाह अब्दाली इस युद्ध में विजयी होते हैं और हार किनकी होती है? मराठों की हार होती है। मराठे इस युद्ध में हार जाते हैं और मराठों की जो शक्ति होती है उसका क्या हो जाता है? दमन हो जाता है और भारत की जो सत्ता होती है, भारत की सत्ता का जो नेता होता है वो कोई और बन जाता है। जो सपना देखा गया था वो सपना क्या रह जाता है? अधूरा हो जाता है और अहमद शाह अब्दाली जो युद्ध में जीत जाता है। ठीक है, अब थ्योरी लिख लो। क्या लिख लो? थ्योरी लिख लीजिए कि अफगानों की सेना का नेतृत्व अहमद शाह अब्दाली कर रहे थे और इधर बाजीराव की ओर से मराठों की सेना का नेतृत्व सदाशिव बाहु कर रहे थे। ठीक है, इस युद्ध में मराठों की क्या होती है? हार होती है। अब देखिए मराठों की हार हो गई, चलो ठीक है, कारण क्या थे? इस युद्ध के पीछे कारण क्या थे? क्यों हार गए मराठा? क्या इनके पास शक्ति की कमी थी? नहीं, काफी बड़ी मात्रा में इनके पास भी संख्या थी। क्या इनके पास पैसा की कमी थी? नहीं, काफी कारण थे, बताते हैं तुमको अभी बोर्ड पे।
तो लिखिए क्या पानीपत के तीसरे युद्ध के हार के कारण। वो तुमको कैसे लिखना है मालूम है? पानीपत का तीसरा युद्ध डालना है 1761, उसमें लिखना है। तो पानीपत का तीसरा युद्ध 1761, ठीक है। भले ही कोष्टक में लिख देना अब्दाली बरस सदाशिव। अब दोनों के पूरे पूरे नाम तो तुमको याद हो गए होंगे ना, अहमद शाह अब्दाली और सदाशिव राव भाव। जरूरत थोड़ी है दोबारा बताने की, समझदार हो। अब देखिए युद्ध का परिणाम मैंने तुमको बता दिया है, इसी क्रम में तुमको क्या करना है, नोट डाउन कर देना है। लेकिन लिखिए हार के कारण। हार के कारण क्या होते हैं? हार के कारण, किसके कारण बता रहा हूं मैं तुमको? हार के कारण बता रहा हूं। देखिए पहला जो हार का महत्वपूर्ण कारण है वो है मराठाओं को क्षेत्रीय राजाओं का सहयोग नहीं मिला। क्षेत्रीय राजाओं का सहयोग नहीं मिला, ठीक है। मराठाओं को क्षेत्रीय राजाओं का क्या नहीं मिला? सहयोग नहीं मिला। दूसरी अगर बात करें हम, दूसरी क्या बात करें? दूसरी अगर बात करें, इन्होंने चौथ का कर, कौन सा कर? चौथ का कर को लेकर आसपास के शासकों को नाराज कर दिया। आसपास के शासकों को नाराज कर दिया, ठीक है। क्या कर दिया? नाराज कर दिया इन्होंने। अब देखिए महत्वपूर्ण कारण जिसको लेकर मूवी बनी थी और उसमें विवाद हुआ था, वो कारण सुनिए। क्या कारण? भरतपुर शासक, भरतपुर के शासक कौन? सूरजमल। भरतपुर के शासक सूरजमल ने युद्ध में सहयोग देने से मना कर दिया। अब देखिए यहां पर दो चीजें महत्वपूर्ण है, एक बात याद रखना, उन्होंने लौटती हुई सेना की मदद जरूर की थी, ठीक है। जब सेना हार के आई थी उसके बाद उन्होंने भरतपुर में बहुत दिन तक सेना को रोका था, उनकी बहुत सारी मदद की थी। जो उनके सैनिक थे, घायल थे, उनकी मदद की थी। उनके लिए खाना प्रबंध सारी जिम्मेदारी जो थी वो शासक ने निभाई थी। लेकिन जब सेना गई थी तो उनके साथ अपनी सेना को नहीं भेजा था। क्यों नहीं भेजा था? क्या कारण थे? देखिए यहां पर बात जो है वो एक अलग है। भरतपुर के शासक जो सूरजमल थे, ये जानते थे कि जो अफगान है वो मैदानी क्षेत्र में ज़्यादा बेहतर हैं। इसलिए इन्होंने कहा था कि इन पर जो युद्ध है वो कुछ गोरिल्ला टाइप से किया जाए, क्योंकि वो लोग इस पद्धति में काफ़ी कमज़ोर हैं। दूसरा क्या है, इनका कहना था कि जो स्थानीय सरदार हैं उनका भी क्या लिया जाए? सहयोग लिया जाए, जो कि काफ़ी नाराज़ थे मराठों से। और मराठों ने वास्तव में उनको मनाने का प्रयास भी नहीं किया। अगर कुछ दिन ये और ट्राई करते, अगर थोड़ा समय और लेते, तो जो स्थानीय सरदार थे वो भी मान जाते। इसके बाद सूरजमल से इन्होंने संपर्क किया था, उस समय उन्होंने मना कर दिया, कुछ बातें बताई थी। अगर ये बाद में एक दो बार और ट्राई करते तो निश्चित ही सूरजमल इनका क्या करते? सपोर्ट करते, जो इन्होंने नहीं किया था, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी मिसअंडरस्टैंडिंग उस समय के दौरान और उस समय में हुई थी। जो बातें अगर सूरजमल उनको बता रहे थे, उनको भी अगर ये मान लेते तो भारत के इतिहास कुछ और होता। लेकिन अब कुछ नहीं हो सकता। बातें हो सकती हैं, विवाद हो सकते हैं, मूवी बन सकती हैं, लोग कह सकते हैं, सुन सकते हैं, लेकिन जो हो गया वो हो गया, क्योंकि इतिहास को बदला नहीं जा सकता, ठीक है। तो ये कारण हो गए। दूसरा कारण क्या हो गया? सैनिक तकनीक। उनकी जो सैनिक तकनीक थी वो काफ़ी क्या थी? आधुनिक थी। लेकिन जो मराठाओं की सैनिक तकनीक थी वो जो पहले से इस्तेमाल करते आ रहे थे, आक्रमण कहाँ से होगा? सामने से ही होगा, सीधा होगा, सीने पर होगा, ठीक है। इसी कारण बहुत सारे युद्ध हार लिए गए।
ये होती है ना कि भाई गोली चलेगी सीने पर, चलेगी पीठ पर, तो कायर मारते हैं। इन सारी चीज़ों को लेकर भी बहुत सारे युद्ध जो हैं वो हारे जा चुके हैं। लेकिन जो विदेशी आक्रमणकारी होते थे उनका केवल एक ही उद्देश्य था, युद्ध जीतना है कैसे भी जीतिए, ठीक है, युद्ध जीतना है कैसे भी जीतिए। तो ये सारी चीज़ें इनके हार के कारण के पीछे क्या बनती हैं, मुख्य वजह बनती हैं। तो ये था पानीपत के इतिहास के संदर्भ में स्टोरी। आगे के पेशवाओं की आगे की वीडियो में समझेंगे, विस्तृत समझेंगे, सब कुछ समझेंगे। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, बाय बाय। स्वस्थ रहें, व्यस्त रहें, मस्त रहें, और कहाँ रहें, घर पे रहें।